चैप्टर 5 एक साजिश का पर्दाफाश। अब हमें खुद ही घर चले जाना चाहिए, मेरी ने कहा। मैं समझती हूँ कि इस सब में कुछ न कुछ मजाक है, लेकिन हमें घर पहुँचने तक इंतजार करना होगा। वे फेरी लेन से नीचे उतरे, जो सीधी और अच्छी तरह से रखी हुई थी और जिसके किनारे बड़े बड़े सफ़ेद रंग के पत्थर लगे हुए थे। लगभग 100 गज की दूरी पर वे नदी के किनारे पहुंच गए, जहां एक चौड़ा लकड़ी का लैंडिंग स्टेज था। उसके बगल में एक बड़ी सपाट फेरी बोट खड़ी थी। पानी के किनारे के पास सफ़ेद बोलार्ड ऊंचे खंभों पर लगे 2 लैंप की रोशनी में चमक रहे थे। उनके पीछे समतल खेतों में धुंध अब झाड़ियों के ऊपर थी, लेकिन उनके सामने पानी अंधेरा था। किनारे पर नरकटों के बीच भाप की तरह सिर्फ कुछ घुमावदार पट्टियां थीं। दूर की तरफ कोहरा कम लग रहा था। मैरी ने टट्टू को गैंगवे से होते हुए फेरी पर पहुंचाया और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चले गए। फिर मैरी ने एक लंबे डंडे से धीरे धीरे आगे की ओर धक्का दिया। उनके सामने ब्रैंडीवाइन धीमी और चौड़ी बह रही थी। दूसरी तरफ किनारा खड़ी चढ़ाई वाला था और उस पर आगे की ओर से एक घुमावदार रास्ता चढ़ता था। वहां लैंप टिमटिमा रहे थे। पीछे बकहिल दिखाई दे रहा था और उसमें से धुंध के बिखरे हुए आवरणों के बीच से कई गोल खिड़कियां चमक रही थीं, पीली और लाल। वे खिड़कियां थीं ब्रांडी हॉल, ब्रांडी बक्स का प्राचीन घर। बहुत पहले ओल्डाबक परिवार के मुखिया गोरहेंडेड ओल्डाबक, जो मारिश या वास्तव में शायर के सबसे पुराने परिवारों में से एक थे, ने नदी पार की थी, जो पूर्व की ओर भूमि की मूल सीमा थी। उन्होंने ब्रांडी हॉल का निर्माण और खुदाई किया, अपना नाम बदलकर ब्रांडीबक रख लिया और एक छोटे से स्वतंत्र देश के स्वामी बनने के लिए बस गए। उनका परिवार बढ़ता गया और उनके दिनों के बाद भी बढ़ता रहा, जब तक कि ब्रांडी हॉल ने पूरी निचली पहाड़ी पर कब्जा नहीं कर लिया और उसके 3 बड़े सामने के दरवाजे, कई साइड दरवाजे और लगभग 100 खिड़कियां थीं। ब्रांडीबक और उनके कई आश्रित फिर चारों ओर बिल खोदना और बाद में निर्माण करना शुरू किया। यहीं से बकलैंड की उत्पत्ति हुई, जो नदी और ओल्ड फॉरेस्ट के बीच घनी आबादी वाली पट्टी थी, जो शायर की एक तरह की कॉलोनी थी। इसका मुख्य गांव बकालाब्री था, जो ब्रांडी हॉल के पीछे के किनारों और ढलानों में बसा हुआ था। मैरिश के लोग बकलैंडर्स के साथ मित्रवत थे और हॉल के मास्टर ब्रांडीबक परिवार के मुखिया के रूप में का अधिकार स्टॉक और ऋषि के बीच के किसानों द्वारा अभी भी इस नाम को स्वीकार किया जाता था। लेकिन पुराने शायर के ज्यादातर लोग बकलैंडर्स को अजीबोगरीब, आधे विदेशी मानते थे। हालांकि असलियत में वे 4 फार्थिंग्स के दूसरे हॉबिट्स से बहुत अलग नहीं थे। एक बात को छोड़कर उन्हें नावों का शौक था और उनमें से कुछ तैर भी सकते थे। उनकी जमीन मूल रूप से पूर्व से असुरक्षित थी, लेकिन उस तरफ उन्होंने एक बाड़ बना ली थी। हाय हे! इसे कई पीढ़ियों पहले लगाया गया था और अब ये घना और पूंछ वाला हो गया था, क्योंकि इसकी लगातार देखभाल की जाती थी। ये ब्रैंडीवाइन ब्रिज से लेकर नदी से दूर एक बड़े लूप में हेसेंट तक, जहां विथीविंडल जंगल से निकलकर ब्रैंडीवाइन में बहती थी, तक फैला हुआ था, अंत से अंत तक 20 मील से भी ज्यादा। लेकिन जाहिर है, ये पूरी तरह से सुरक्षा नहीं थी। जंगल कई जगहों पर बाढ़ के करीब आ गया था। बकलैंडर्स ने अंधेरा होने के बाद अपने दरवाजे बंद कर रखे थे और यह भी शायर में आम बात नहीं थी। फेरी बोट धीरे धीरे पानी के पार चली गई। बकलैंड तट करीब आ गया। सैम पार्टी का एकमात्र सदस्य था जो पहले नदी के उस पार नहीं गया था। धीमी कलकल करती धारा के बहते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी पुरानी जिंदगी धुंध में पीछे छूट गई थी और आगे एक अंधेरा रोमांच था। उसने अपना सिर खुजलाया और एक पल के लिए उसके मन में एक इच्छा हुई कि काश मिस्टर फ्रोडो चले जाते। बैग एंड पर चुपचाप रहने के बारे में 4 हॉबिट नॉक से उतर गए। मेरी उसे बांध रही थी और पिप्पिन पहले से ही टट्टू को रास्ते पर ले जा रहा था, जब सैम, जो पीछे देख रहा था, मानो शायर को अलविदा कह रहा हो, ने कर्कश फुसफुसाहट में कहा, पीछे देखो मिस्टर फ्रोडो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? दूर मंच पर, दूर के लैंप के नीचे, वे बस एक आकृति को देख पा रहे थे। ये पीछे छूटी एक काली गठरी की तरह लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ऐसा लग रहा था कि यह इधर उधर हिल रही है,
मानो जमीन को खोज रही हो। फिर ये रेंगती हुई या दुबकी हुई लैंप के पीछे अंधेरे में वापस चली गई। यह क्या है? मैरी ने आश्चर्य से कहा। कुछ ऐसा है जो हमारा पीछा कर रहा है, फ्रोडो ने कहा। लेकिन अब और मत पूछो। चलो, जल्दी से भाग चलें। वे जल्दी से किनारे के ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो दूर का किनारा धुंध में डूबा हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रोडो ने कहा, शुक्र है कि आप पश्चिमी तट पर कोई नाव नहीं रखते। क्या घोड़े नदी पार कर सकते हैं? वे 20 मील उत्तर में ब्रांडीवाइन ब्रिज तक जा सकते हैं या फिर तैरकर जा सकते हैं, मेरी ने उत्तर दिया। हालांकि मैंने कभी किसी घोड़े को तैरते हुए नहीं सुना ब्रांडीवाइन, लेकिन घोड़ों का इससे क्या लेना देना है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो घर के अंदर चलते हैं और फिर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तुम और पिप्पिन अपना रास्ता जानते हैं, इसलिए मैं बस आगे बढ़ूंगा और फैटी बोल्गर को बता दूंगा कि तुम आ रहे हो। हम रात के खाने और बाकी चीजों के बारे में देखेंगे। हमने किसान मैगॉट के साथ जल्दी ही अपना भोजन कर लिया, फ्रोडो ने कहा, लेकिन हम एक और भी ले सकते हैं। तुम्हें यह मिलेगा, मुझे वह टोकरी दे दो, मैरी ने कहा और अंधेरे में आगे बढ़ गई। ब्रांडीवाइन से क्रिकोलो में फ्रोडो के नए घर तक कुछ दूरी थी। वे अपनी बाईं ओर बकहिल और ब्रांडी हॉल से गुजरे और बकलबरी के बाहरी इलाके में बकलैंड की मुख्य सड़क पर पहुंचे जो पुल से दक्षिण की ओर जाती थी। इस पर आधा मील उत्तर की ओर चलते हुए वे अपने दाईं ओर एक गली में पहुंचे। वे इस पर कुछ मील तक चलते रहे क्योंकि ये देश में ऊपर नीचे चढ़ती रही। आखिरकार वे एक घने बाड़ में एक संकरे दरवाजे पर पहुंचे। अंधेरे में घर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह बाहरी बाड़ के अंदर छोटे पेड़ों की एक पट्टी से घिरे लॉन के एक विस्तृत घेरे के बीच में गली से पीछे की ओर खड़ा था। फ्रोडो ने इसे इसलिए चुना था क्योंकि ये देश के एक दूर दराज कोने में था और आसपास कोई और घर नहीं था। आप बिना किसी की नज़र में आए अंदर बाहर आ जा सकते थे। इसे ब्रांडीबक्स ने बहुत पहले मेहमानों या परिवार के सदस्यों के इस्तेमाल के लिए बनवाया था, जो कुछ समय के लिए ब्रांडी हॉल की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी से बचना चाहते थे। यह एक पुराने जमाने का देहाती घर था, जितना संभव हो सके एक हॉबिट होल जैसा। ये लंबा और नीचा था, जिसमें कोई ऊपरी मंजिल नहीं थी और इसकी छत टफ की थी, गोल खिड़कियां और एक बड़ा गोल दरवाज़ा था। जब वे गेट से हरे रास्ते पर चले तो कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, खिड़कियां अंधेरी और बंद थीं। फ्रोडो ने दरवाज़ा खटखटाया और फैटी बोल्गर ने उसे खोला। एक दोस्ताना रोशनी बाहर आई। वे जल्दी से अंदर घुस गए और खुद को और अंदर की रोशनी को बंद कर लिया। वे एक चौड़े हॉल में थे जिसके दोनों तरफ दरवाजे थे। उनके सामने घर के बीच से एक रास्ता नीचे की ओर जाता था। अच्छा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैरी ने गलियारे से ऊपर आते हुए पूछा। हमने इसे घर जैसा बनाने के लिए थोड़े समय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। आखिरकार फैटी और मैं कल ही आखिरी गाड़ी लोड के साथ यहाँ पहुँचे हैं। फ्रोडो ने चारों ओर देखा। ये घर जैसा ही लग रहा था। उसकी अपनी पसंदीदा चीज़ें या बिल्बो की चीज़ें वे अपनी नई बिक्री में उसे बिल्बो की याद दिलाती थीं। बैग एंड में जितनी संभव थी उतनी ही व्यवस्थित थीं। यह एक सुखद, आरामदायक, स्वागत करने वाली जगह थी और उसने खुद को ये कामना करते हुए पाया कि वह वास्तव में यहाँ आकर शांत सेवानिवृत्ति में बस जाए। अपने दोस्तों को इतनी परेशानी में डालना अनुचित लग रहा था और वह फिर से सोच रहा था कि वह उन्हें ये खबर कैसे बताएगा कि उसे उन्हें इतनी जल्दी वास्तव में एक ही बार में छोड़ना होगा। हालांकि यह उसी रात करना होगा, इससे पहले कि वे सभी बिस्तर पर जाएं। ये बहुत आनंददायक है, उन्होंने प्रयास करते हुए कहा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि मैं कहीं हिल रहा हूँ। यात्रियों ने अपने कपड़े उतार दिए और अपना सामान फर्श पर रख दिया। मैरी उन्हें गलियारे से नीचे ले गई और दूर के छोर पर एक दरवाज़ा खोल दिया। आग की रोशनी निकली और भाप का गुबार निकला। स्नान, पिप्पिन रोया। हे धन्य मेरी याडॉक, हमें किस क्रम में जाना चाहिए? फ्रोडो ने कहा, सबसे बड़े पहले या सबसे तेज पहले? आप किसी भी तरह से अंतिम होंगे, मास्टर पेरेग्रीन। मुझ पर भरोसा करो कि मैं इससे भी बेहतर व्यवस्था करूंगी।
मेरी ने कहा, हम क्रिकोलो में जीवन की शुरुआत नहाने के झगड़े से नहीं कर सकते। उस कमरे में 3 टब हैं और उबलते पानी से भरा एक ताम्र पात्र है। तौलिए, चटाई और साबुन भी हैं। अंदर जाओ और जल्दी करो। मैरी और फैटी गलियारे के दूसरी तरफ रसोई में चले गए और देर रात के खाने की अंतिम तैयारियों में व्यस्त हो गए। बाथरूम से एक दूसरे से मिलते जुलते गानों की आवाज आ रही थी, जिसमें शामिल था छप छप करते और लोटपोट होते हुए। बिल्बो के पसंदीदा स्नान गीतों में से एक में पिप्पिन की आवाज अचानक दूसरों से ऊपर उठ गई। दिन के अंत में स्नान के लिए गाओ, जो थका देने वाली कीचड़ को धो देता है। पागल वह है जो नहीं गाता। ओह, गर्म पानी एक महान चीज है। ओह, गिरती हुई वर्षा की ध्वनि और पहाड़ से मैदान की ओर बहती हुई नदी मधुर है, लेकिन वर्षा या लहराती हुई धाराओं से बेहतर है गर्म पानी जो धुआं देता है और भाप छोड़ता है। ओह, प्यासे गले में जरूरत पड़ने पर हम ठंडा पानी डाल सकते हैं और खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें पीने की कमी हो तो बियर बेहतर है और पीठ पर गर्म पानी डाला गया। ओह, वह पानी सुंदर है जो ऊपर से उछलता है, आकाश के नीचे एक सफ़ेद फव्वारे में। लेकिन फव्वारा कभी इतना मधुर ध्वनि नहीं था, जैसे कि मैं अपने पैरों से गर्म पानी छिड़क रहा हूँ। एक बहुत ही जोरदार छपाक की आवाज़ आई और फ्रोडो की तरफ से वाह की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि पिप्पिन के नहाने के पानी में बहुत सारा पानी फव्वारे की तरह उछल रहा था। मैरी दरवाजे पर गई, खाना और गले में बियर के बारे में क्या ख्याल है? उसने पुकारा। फ्रोडो अपने बाल सुखाते हुए बाहर आया। उन्होंने कहा, हवा में इतना पानी है कि मुझे इसे खत्म करने के लिए रसोई में आना पड़ रहा है। लॉक्स, मैरी ने अंदर देखते हुए कहा। पत्थर का फर्श तैर रहा था। तुम्हें कुछ भी खाने से पहले ये सब साफ कर देना चाहिए। पेरेग्रीन, उसने कहा, जल्दी करो, नहीं तो हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने रसोई में आग के पास एक मेज पर खाना खाया। मुझे लगता है कि तुम तीनों को फिर से मशरूम नहीं चाहिए। फ्रेडिगर ने बिना किसी उम्मीद के कहा। हाँ, हम करेंगे, पिप्पिन चिल्लाया। वे मेरे हैं, फ्रोडो ने कहा। किसानों की पत्नियों में रानी श्रीमती मैगॉट ने मुझे ये दिए हैं। अपने लालची हाथ हटा लो और मैं उनकी सेवा करूंगा। हॉबिट्स को मशरूम का बहुत शौक होता है, जो बड़े लोगों की लालची पसंद से भी बढ़कर होता है। एक तथ्य जो आंशिक रूप से युवा फ्रोडो के मारिश के प्रसिद्ध क्षेत्रों में लंबे अभियानों और घायल मैगॉट के क्रोध को समझाता है। इस अवसर पर हॉबिट मानकों के अनुसार भी सभी के लिए बहुत कुछ था। इसके बाद और भी बहुत सी चीजें थीं, और जब वे समाप्त हो गईं तो फैटी बोल्गर ने भी संतुष्टि की सांस ली। उन्होंने मेज को पीछे धकेल दिया और आग के चारों ओर कुर्सियां खींच दीं। हम बाद में सब कुछ साफ कर देंगे, मेरी ने कहा। अब मुझे सब कुछ बताओ। मुझे लगता है कि तुम रोमांच का अनुभव कर रहे हो, जो मेरे बिना बिल्कुल भी उचित नहीं था। मुझे पूरा विवरण चाहिए और सबसे बढ़कर मैं जानना चाहता हूँ कि बूढ़े मैगॉट के साथ क्या मामला था और उसने मुझसे इस तरह क्यों बात की। उसकी आवाज़ लगभग ऐसी लग रही थी जैसे वह डरा हुआ हो, अगर ऐसा संभव है। हम सभी डरे हुए हैं, पिप्पिन ने एक विराम के बाद कहा, जिसमें फ्रोडो आग को घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। तुम भी डरे हुए होते अगर ब्लैक राइडर्स ने 2 दिनों तक तुम्हारा पीछा किया होता। और वे क्या हैं? काले घोड़ों पर सवार काली आकृतियां, पिप्पिन ने उत्तर दिया। अगर फ्रोडो बात नहीं करेगा तो मैं तुम्हें पूरी कहानी शुरू से सुनाऊंगा। फिर उसने हॉबिटन छोड़ने के समय से लेकर अपनी यात्रा का पूरा विवरण दिया। सैम ने कई बार समर्थन में सिर हिलाया और विस्मय व्यक्त किया। फ्रोडो चुप रहा। मुझे लगता कि तुम ये सब बना रहे हो, मेरी ने कहा। अगर मैंने लैंडिंग स्टेज पर उस काली आकृति को नहीं देखा होता और मैगॉट की आवाज़ में अजीब सी आवाज़ नहीं सुनी होती। तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो, फ्रोडो? चचेरा भाई फ्रोडो बहुत करीब था, पिप्पिन ने कहा। लेकिन अब समय आ गया है कि वह खुलकर सामने आए। अभी तक हमें किसान मैगॉट के अनुमान के अलावा और कुछ नहीं बताया गया है कि इसका संबंध बूढ़े बिल्बो के खजाने से है। ये केवल एक अनुमान था, फ्रोडो ने जल्दी से कहा। मैगॉट को कुछ भी पता नहीं है। बूढ़ा मैगॉट एक चतुर व्यक्ति है, मेरी ने कहा।
उसके गोल चेहरे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो उसकी बातचीत में नहीं आता। मैंने सुना है कि वह एक समय में पुराने जंगल में गया था और उसे कई अजीबोगरीब बातें जानने का शौक है। लेकिन तुम कम से कम हमें ये तो बता सकते हो, फ्रोडो, कि तुम्हें उसका अनुमान सही लगा या बुरा। मुझे लगता है, फ्रोडो ने धीरे से उत्तर दिया, जहां तक बात है, यह एक अच्छा अनुमान था। बिल्बो के पुराने कारनामों से इसका संबंध है, और राइडर्स उसे या मुझे खोज रहे हैं, या शायद ये कहना चाहिए कि खोज रहे हैं। मुझे ये भी डर है, अगर तुम जानना चाहते हो, कि यह कोई मजाक नहीं है, और मैं यहाँ या कहीं और सुरक्षित नहीं हूँ। उसने खिड़कियों और दीवारों की ओर देखा, मानो उसे डर था कि वे अचानक गिर जाएंगी। बाकी लोग चुपचाप उसकी ओर देखते रहे और आपस में अर्थपूर्ण नजरों का आदान प्रदान किया। यह 1 मिनट में आ रहा है, पिप्पिन ने मैरी से फुसफुसाते हुए कहा। मैरी ने सिर हिलाया। ठीक है, फ्रोडो ने आखिरकार बैठते हुए और अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। मैं अब और इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे आप सभी को कुछ बताना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूं। मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैरी ने धीरे से कहा, आपको खुद ही कुछ बताकर। तुम्हारा क्या मतलब है? फ्रोडो ने उसे उत्सुकता से देखते हुए कहा। बस यही, मेरे प्यारे बूढ़े फ्रोडो, तुम दुखी हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अलविदा कैसे कहा जाए। बेशक, तुम शायर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन खतरा तुम्हारे अनुमान से पहले ही आ गया है, और अब तुम तुरंत जाने का मन बना रहे हो। और तुम जाना नहीं चाहते। हमें तुम्हारे लिए बहुत खेद है। फ्रोडो ने अपना मुंह खोला और फिर बंद कर लिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें इतनी गहरी थीं कि यह हास्यास्पद था कि वे हंस पड़े। प्रिय बूढ़े फ्रोडो, पिप्पिन ने कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने हम सबकी आंखों में धूल झोंक दी है? तुम इसके लिए बिल्कुल भी सावधान या चतुर नहीं रहे हो। तुम जाहिर तौर पर अप्रैल से ही इस पूरे साल अपने सभी ठिकानों को अलविदा कहने की योजना बना रहे हो। हमने तुम्हें लगातार यह कहते सुना है, क्या मैं कभी उस घाटी में फिर से देख पाऊंगा? मुझे आश्चर्य है, और इस तरह की बातें। और ये दिखावा करना कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, और वास्तव में तुम अपने प्यारे बैगेंट को उन सेक्युले बैगेंस को बेच रहे हो। और गैंडाल्फ के साथ वो सारी करीबी बातें। हे भगवान, फ्रोडो ने कहा, मुझे लगा कि मैं सावधान और चतुर दोनों था। मुझे नहीं पता कि गैंडाल्फ क्या कहेगा। तो क्या सारा शायर मेरे जाने की चर्चा कर रहा है? अरे नहीं, मेरी ने कहा, इस बारे में चिंता मत करो। ये रहस्य लंबे समय तक नहीं रहेगा, बेशक, लेकिन वर्तमान में, मुझे लगता है, ये केवल हम षड्यंत्रकारियों को ही पता है। आखिरकार, आपको याद रखना चाहिए कि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, और अक्सर आपके साथ रहते हैं। हम आमतौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं बिल्बो को भी जानता था। सच कहूं तो, जब से वह गया है, तब से मैं आपको बहुत करीब से देख रहा था। मुझे लगा कि आप जल्द या बाद में उसके पीछे जाएंगे। वास्तव में मुझे उम्मीद थी कि आप जल्दी ही चले जाएंगे, और हाल ही में हम बहुत चिंतित रहे हैं। हम डरे हुए हैं कि आप हमें चकमा दे सकते हैं, और अचानक, अपने आप ही भाग सकते हैं, जैसे वह गया था। इस वसंत से ही हमने अपनी आंखें खुली रखी हैं, और अपने खाते में बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। आप इतनी आसानी से भागने वाले नहीं हैं। लेकिन मुझे जाना ही होगा, फ्रोडो ने कहा। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। ये हम सभी के लिए दुखद है, लेकिन मुझे रोकने की आपकी कोशिश बेकार है। चूंकि आपने इतना अनुमान लगा लिया है, इसलिए कृपया मेरी मदद करें और मुझे बाधा न डालें। तुम समझ नहीं रहे हो, पिप्पिन ने कहा। तुम्हें जाना ही होगा और इसलिए हमें भी जाना होगा। मेरी और मैं तुम्हारे साथ आ रहे हैं। सैम एक बढ़िया साथी है और तुम्हें बचाने के लिए एक अजगर के गले पर भी कूद सकता है, अगर वह अपने पैरों पर ठोकर न खाए, लेकिन तुम्हें अपने खतरनाक साहसिक कार्य में एक से अधिक साथियों की आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे और सबसे प्यारे हॉबिट्स, फ्रोडो ने बहुत दुखी होकर कहा, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। मैंने बहुत पहले ही ये तय कर लिया था। तुम खतरे की बात करते हो, लेकिन तुम समझते नहीं हो।
यह कोई खजाने की खोज नहीं है, कोई वहां और वापस की यात्रा नहीं है। मैं जानलेवा खतरे से जानलेवा खतरे की ओर उड़ रहा हूँ। बेशक हम समझते हैं, मेरी ने दृढ़ता से कहा। इसलिए हमने आने का फैसला किया है। हम जानते हैं कि अंगूठी कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, लेकिन हम दुश्मन के खिलाफ आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अंगूठी, फ्रोडो ने कहा। अब वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। हाँ, अंगूठी, मेरी ने कहा। मेरे प्यारे पुराने हॉबिट, आप दोस्तों की जिज्ञासा को अनुमति नहीं देते हैं। मैं अंगूठी के अस्तित्व के बारे में वर्षों से जानता हूँ, वास्तव में बिल्बो के चले जाने से पहले, लेकिन चूंकि वह स्पष्ट रूप से इसे रहस्य मानता था, इसलिए मैंने इस जानकारी को अपने दिमाग में ही रखा जब तक कि हमने अपनी साजिश नहीं बना ली। मैं बिल्बो को नहीं जानता था, बेशक जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं बहुत छोटा था और वह भी अधिक सावधान था, लेकिन वह पर्याप्त सावधान नहीं था। यदि आप जानना चाहते हैं कि मुझे पहली बार कैसे पता चला, तो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ो, फ्रोडो ने धीमे स्वर में कहा। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, ये सेक्विले बैगिंस ही थे जो उसके पतन का कारण बने। एक दिन, पार्टी से 1 साल पहले, मैं सड़क पर चल रहा था, जब मैंने बिल्बो को आगे देखा। अचानक दूर से एसबी दिखाई दिए, जो हमारी ओर आ रहे थे। बिल्बो ने गति धीमी कर दी और फिर अचानक वह गायब हो गया। मैं इतना चौंक गया कि मेरे पास खुद को सामान्य तरीके से छिपाने की बुद्धि नहीं थी, लेकिन मैं बाढ़ के पार गया और मैदान के अंदर चला गया। एसबी के गुजर जाने के बाद मैं सड़क पर झांक रहा था और बिल्बो को सीधे देख रहा था जब वह अचानक फिर से प्रकट हुआ। जब उसने अपनी पतलून की जेब में कुछ वापस रखा तो मैंने सोने की चमक देखी। उसके बाद मैंने अपनी आंखें खुली रखीं। वास्तव में, मैं कबूल करता हूं कि मैंने जासूसी की, लेकिन आपको ये स्वीकार करना होगा कि यह बहुत ही पेचीदा था और मैं केवल अपनी किशोरावस्था में था। मैं शायर में, तुम्हारे अलावा, शायद एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसने कभी बूढ़े आदमी की गुप्त पुस्तक देखी है। सुरक्षित, तुमने उसकी किताब पढ़ी है? फ्रोडो चिल्लाया। हे भगवान, कुछ भी नहीं है। बहुत सुरक्षित नहीं है, मुझे कहना चाहिए, मेरी ने कहा। लेकिन मैंने केवल एक बार तेजी से देखा है और वह प्राप्त करना मुश्किल था। उसने कभी किताब को नहीं छोड़ा। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या हुआ। मुझे एक और बार देखना चाहिए। क्या तुमने इसे पा लिया है, फ्रोडो? नहीं, ये बैग एंड पर नहीं था। वह इसे ले गया होगा। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा था, मेरी ने आगे कहा, मैंने इस वसंत तक अपने ज्ञान को अपने पास ही रखा, जब चीजें गंभीर हो गईं। फिर हमने अपनी साजिश रची, और चूंकि हम भी गंभीर थे, इसलिए हम बहुत ईमानदार नहीं रहे। आप बहुत आसान नहीं हैं और गैंडाल्फ तो और भी बुरा है। लेकिन अगर आप हमारे मुख्य अन्वेषक से मिलवाना चाहते हैं, तो मैं उसे पेश कर सकता हूँ। वह कहाँ है? फ्रोडो ने चारों ओर देखते हुए कहा, मानो उसे किसी नकाबपोश और भयावह आकृति के अलमारी से बाहर आने की उम्मीद हो। आगे बढ़ो, सैम, मेरी ने कहा, और सैम खड़ा हो गया, उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया था। यहाँ हमारा सूचना संग्रह करता है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि उसने बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी, इससे पहले कि वह अंततः पकड़ा गया। उसके बाद, मैं कह सकता हूँ, वह खुद को परोल पर रहने वाला मानने लगा, और चुप हो गया। सैम, फ्रोडो चिल्लाया, उसे लगा कि अब उसका आश्चर्य और बढ़ नहीं सकता, और वह ये तय करने में असमर्थ था कि वह क्रोधित है, प्रसन्न है, राहत महसूस कर रहा है, या केवल मूर्ख है। हाँ, सर, सैम ने कहा, माफ करना, सर, लेकिन मेरा आपके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, मिस्टर फ्रोडो, न ही मिस्टर गैंडाल्फ के प्रति। उसे कुछ समझ है, ध्यान रहे, और जब आपने कहा कि अकेले जाओ, तो उसने मना कर दिया। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जिस पर तुम भरोसा कर सको। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूँ, फ्रोडो ने कहा। सैम ने उसे दुखी भाव से देखा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या चाहते हो, मेरी ने कहा। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे अंत तक,
और तुम हम पर भरोसा कर सकते हो कि हम तुम्हारा कोई भी रहस्य छिपाएंगे, जितना तुम खुद छिपाते हो उससे कहीं ज्यादा। लेकिन तुम हम पर भरोसा नहीं कर सकते कि हम तुम्हें अकेले मुसीबत का सामना करने देंगे और बिना कुछ कहे चले जाएंगे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, फ्रोडो। खैर, ये बात है। गैंडाल्फ ने तुम्हें जो कुछ बताया है, हम उसमें से ज्यादातर जानते हैं। हम अंगूठी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, या कुत्तों की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। और आखिरकार, सर, सैम ने कहा, आपको एल्वेस की सलाह माननी ही चाहिए थी। गिल्डर ने कहा था कि आपको उनकी बात माननी चाहिए, और आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मैं इससे इनकार नहीं करता, फ्रोडो ने सैम की ओर देखते हुए कहा, जो अब मुस्कुरा रहा था। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कभी भी यह विश्वास नहीं करूंगा कि तुम सो रहे हो, चाहे तुम खर्राटे लो या नहीं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें जोर से लात मारूंगा। तुम लोग धोखेबाज बदमाशों का एक समूह हो। उसने दूसरों की ओर मुड़ते हुए कहा। लेकिन तुम्हें आशीर्वाद। वह हंसा, उठकर अपनी भुजाएं लहराते हुए बोला, मैं हार मानता हूँ। मैं गिल्डर की सलाह मानूंगा। अगर खतरा इतना भयानक ना होता तो मैं खुशी से नाच उठता। फिर भी मैं खुश होने से खुद को नहीं रोक सकता, बहुत समय से इतनी खुश। मुझे इस शाम का डर था। अच्छा, ये तय हो गया। कैप्टन फ्रोडो और कंपनी के लिए 3 जयकारे। उन्होंने चिल्लाया और वे उसके चारों ओर नाचने लगे। मेरी और पिप्पिन ने एक गाना शुरू किया, जिसे उन्होंने जाहिर तौर पर इस अवसर के लिए तैयार किया था। यह उस बौने गीत के मॉडल पर बनाया गया था जिसने बहुत पहले बिल्बो को उसके साहसिक अभियान पर रवाना किया था, और यह उसी धुन पर आधारित था। हम घर और हॉल को अलविदा कहते हैं। भले ही हवा चले और बारिश हो, हमें दिन निकलने से पहले ही दूर जंगल और ऊंचे पहाड़ों के पार चले जाना चाहिए। रिवेंडेल की ओर, जहां कल्पित बौने अभी भी निवास करते हैं, धुंधले पहाड़ों के नीचे घास के मैदानों में, दलदली भूमि और उजाड़ के बीच से हम शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं, और फिर हम कहाँ जाएंगे, ये हम नहीं बता सकते। आगे शत्रु हैं, पीछे भय है, आकाश के नीचे हमारा बिस्तर होगा, जब तक कि अंततः हमारा परिश्रम समाप्त न हो जाए, हमारी यात्रा पूरी न हो जाए, हमारा कार्य शीघ्र पूरा न हो जाए। हमें चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। हम दिन निकलने से पहले ही निकल पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, फ्रोडो ने कहा, लेकिन उस स्थिति में, आज रात के लिए, छत के नीचे सोने से पहले हमें बहुत सी चीजें करनी हैं। ओह, ये तो कविता थी, पिप्पिन ने कहा। क्या तुम सचमुच दिन निकलने से पहले शुरू करना चाहते हो? मुझे नहीं पता, फ्रोडो ने उत्तर दिया। मुझे उन ब्लैक राइडर्स से डर लगता है, और मुझे यकीन है कि एक जगह पर लंबे समय तक रहना असुरक्षित है, खासकर उस जगह पर जहां ये पता है कि मैं जा रहा था। इसके अलावा गिल्ड ने मुझे इंतजार न करने की सलाह दी, लेकिन मुझे गैंडाल्फ को देखना बहुत पसंद है। मैं देख सकता था कि गिल्ड भी परेशान था जब उसने सुना कि गैंडाल्फ कभी नहीं आया। ये वास्तव में 2 चीजों पर निर्भर करता है। राइडर्स कितनी जल्दी बकलबरी पहुंच सकते हैं, और हम कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। उतरना है, इसके लिए काफी तैयारी करनी होगी। दूसरे सवाल का जवाब, मेरी ने कहा, ये है कि हम 1 घंटे में उतर सकते हैं। मैंने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया है। खेतों के पार एक अस्तबल में 6 टट्टू हैं, कुछ अतिरिक्त कपड़ों और जल्दी खराब होने वाले भोजन को छोड़कर सारा सामान पैक कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही कुशल साजिश थी, फ्रोडो ने कहा। लेकिन ब्लैक राइडर्स के बारे में क्या? क्या गैंडाल्फ के लिए 1 दिन इंतजार करना सुरक्षित होगा? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि अगर राइडर्स आपको यहाँ पाते हैं तो वे क्या करेंगे, मेरी ने जवाब दिया। वे अब तक यहाँ पहुँच चुके होते, अगर उन्हें उत्तरी गेट पर नहीं रोका जाता, जहाँ हेज नदी के किनारे तक जाती है, पुल के ठीक इस तरफ। गेट गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देते। रात में भी वे घुस सकते थे, हालांकि वे घुस सकते थे। मुझे लगता है कि दिन के उजाले में भी वे उन्हें बाहर रखने की कोशिश करेंगे, किसी भी हालत में, जब तक कि उन्हें हॉल के मास्टर तक कोई संदेश न मिल जाए। क्योंकि उन्हें राइडर्स की शक्ल पसंद नहीं आएगी, और वे निश्चित रूप से उनसे डर जाएंगे।
लेकिन बेशक बकलैंड लंबे समय तक एक दृढ़ हमले का विरोध नहीं कर सकता। और यह संभव है कि सुबह में एक ब्लैक राइडर भी जो सवार होकर मिस्टर बैगिंस के बारे में पूछेगा, उसे जाने दिया जाएगा। यह आम तौर पर ज्ञात है कि आप क्रिकहोलो में रहने के लिए वापस आ रहे हैं। फ्रोडो कुछ देर तक सोचता रहा। मैंने अपना मन बना लिया है, उसने आखिरकार कहा। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा, लेकिन मैं सड़क मार्ग से नहीं जा रहा हूँ। यहाँ इंतजार करना उससे ज़्यादा सुरक्षित होगा। अगर मैं उत्तरी द्वार से जाता हूँ तो बकलैंड से मेरा प्रस्थान तुरंत पता चल जाएगा, बजाय इसके कि यह कई दिनों तक गुप्त रहे, जैसा कि हो सकता है। और इससे भी बढ़कर सीमाओं के पास पुल और पूर्वी सड़क पर निश्चित रूप से नज़र रखी जाएगी, चाहे कोई सवार बकलैंड में घुसे या नहीं। हमें नहीं पता कि कितने सवार हैं, लेकिन कम से कम 2 हैं, और संभवतः अधिक भी। केवल एक ही काम करना है कि बिल्कुल अप्रत्याशित दिशा में निकल जाना है। लेकिन इसका मतलब तो सिर्फ पुराने जंगल में जाना ही हो सकता है। फ्रेडिगर ने घबराकर कहा, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये ब्लैक राइडर्स जितना ही खतरनाक है। बिल्कुल नहीं, मेरी ने कहा। ये बहुत हताश करने वाला लगता है, लेकिन मेरा मानना है कि फ्रोडो सही है। ये बिना पीछा किए भागने का एकमात्र तरीका है। किस्मत से हम अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड फॉरेस्ट में तुम्हें कोई किस्मत नहीं मिलेगी, फ्रेडिगर ने आपत्ति जताई। वहाँ कभी किसी को किस्मत नहीं मिलती। तुम खो जाओगे। लोग वहाँ नहीं जाते। हाँ, वे करते हैं, मैरी ने कहा। ब्रांडी बक्स कभी कभी अंदर जाते हैं जब उन्हें दौरा पड़ता है। हमारे पास एक निजी प्रवेश द्वार है। फ्रोडो एक बार अंदर गया था, बहुत पहले। मैं कई बार अंदर गया हूँ, आमतौर पर दिन के उजाले में, बेशक जब पेड़ नींद में होते हैं और काफी शांत होते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, फ्रेडिगर ने कहा। मुझे पुराने जंगल से सबसे ज्यादा डर लगता है, जितना मुझे पता है। इसके बारे में कहानियां एक दुर्स्वप्न है, लेकिन मेरा वोट शायद ही मायने रखता है, क्योंकि मैं यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ। फिर भी मुझे बहुत खुशी है कि कोई पीछे रुका हुआ है, जो गैंडाल्फ को बता सकता है कि तुमने क्या किया है, जब वह आएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह जल्द ही आएगा। फ्रोडो के प्रति प्रेम के बावजूद फैटी बोल्गर को शायर छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, न ही ये देखने की कि उसके बाहर क्या है। उनका परिवार ईस्ट फॉथिंग से आया था, वास्तव में ब्रिजफील्ड्स में बजफोर्ड से, लेकिन वह कभी ब्रैंडीवाइन से आगे नहीं गया था। ब्रिज षड्यंत्रकारियों की मूल योजना के अनुसार उसका काम पीछे रहना और जिज्ञासु लोगों से निपटना था, और यथासंभव लंबे समय तक ये दिखावा करना था कि मी बैगिंस अभी भी क्रिकहोलो में रह रहे हैं। वह भूमिका निभाने में मदद के लिए फ्रोडो के कुछ पुराने कपड़े भी साथ लाए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह भूमिका कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। बहुत बढ़िया, फ्रोडो ने योजना समझी तो कहा। हम अन्यथा गैंडाल्फ के लिए कोई संदेश नहीं छोड़ सकते थे। मुझे नहीं पता कि ये सवार पढ़ सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लिखित संदेश देने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था कि वे घर में घुसकर तलाशी ले लें। लेकिन अगर फैटी किले को संभालने के लिए तैयार है, और मुझे यकीन है कि गैंडाल्फ को पता है कि हम किस रास्ते से गए हैं, तो यह मेरा फैसला है। मैं कल सबसे पहले ओल्ड फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। ठीक है, यही बात है, पिप्पिन ने कहा। कुल मिलाकर मैं फैटी की नौकरी के बजाय हमारी नौकरी करना पसंद करूंगा। ब्लैक राइडर्स के आने तक यहीं इंतजार करना, फ्रेडिगर ने कहा। तुम जंगल के अंदर तक पहुंचने तक इंतजार करो। तुम चाहोगे कि कल इस समय से पहले तुम मेरे साथ यहाँ वापस आ जाओ। अब इस बारे में बहस करना बेकार है, मेरी ने कहा। हमें अभी भी साफ सफाई करनी है और पैकिंग को अंतिम रूप देना है, सोने से पहले। मैं सुबह होने से पहले आप सभी को फोन करूंगी। जब आखिरकार वह बिस्तर पर गया, तो फ्रोडो कुछ देर तक सो नहीं सका। उसके पैरों में दर्द हो रहा था। उसे खुशी थी कि वह सुबह की सैर कर रहा था। आखिरकार वह एक अस्पष्ट सपने में गिर गया, जिसमें वह उलझे हुए पेड़ों के एक अंधेरे समुद्र पर एक ऊंची खिड़की से बाहर देख रहा था। नीचे जड़ों के बीच जीवों के रेंगने और सूंघने की आवाज आ रही थी।
उसे यकीन था कि वे जल्द या बाद में उसे सूंघ लेंगे। तभी उसे दूर से एक शोर सुनाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि यह जंगल की पत्तियों के ऊपर से आती हुई तेज हवा है। फिर उसे पता चला कि यह पत्ते नहीं थे, बल्कि दूर से समुद्र की आवाज़ थी, एक ऐसी आवाज़ जो उसने जागृत जीवन में कभी नहीं सुनी थी, हालांकि यह अक्सर उसके सपनों को परेशान करती थी। अचानक उसने पाया कि वो बाहर खुले में था। वहाँ कोई पेड़ नहीं था। वो एक अंधेरे जंगल में था और हवा में एक अजीब सी नमकीन गंध थी। ऊपर देखने पर उसने अपने सामने एक लंबा सफ़ेद टावर देखा, जो एक ऊंची पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। उसके मन में टावर पर चढ़ने और समुद्र को देखने की तीव्र इच्छा हुई। वह पहाड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन अचानक आसमान में एक रोशनी चमकी और गड़गड़ाहट की आवाज़ आई।